हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष फ्रॉम योनेस एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी सीएससी का जीएस पेपर 1 जो अभी आज हुआ है उसके रिलेटेड हम लोग आज नीलेश सर के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं कि पेपर कैसा आया, पेपर का टफनेस कैसा था, पेपर लेंदी था कि पेपर छोटा था, या फिर जो भी जनरली चर्चा हो रही है कि भाई कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आए, तो ऐसा कुछ इस पेपर में हुआ है क्या। तो ये डिस्कशन हम लोग आज नीलेश सर के साथ करने वाले हैं। तो सर आप बताइए पेपर कैसा था। ओके तो डेफिनेटली जैसे हम लोग जानते हैं यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है और उन्होंने अपना ये जो नाम है उसका जो रुतबा है वो कंटिन्यू रखा है। इस साल का पेपर अगर हम लोग देखते हैं तो वो डेफिनेटली सरप्राइजिंग पेपर था सभी स्टूडेंट के लिए, जो पुराने नए सभी स्टूडेंट के लिए था। इसका कुछ हम लोग एनालिसिस देखेंगे एग्जैक्टली पेपर कैसे आया है, क्या उसमें फाइंडिंग्स है। तो सबसे पहले तो ये इस डेकेड का शायद सबसे टफेस्ट ऐसा पेपर है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है या फिर बाकी जो कुछ वेटेज है उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो टफेस्ट पेपर हम लोग कह सकते हैं इसे। उसके अलावा ये पेपर का सेकंड फाइंडिंग है कि ये पेपर लेंथीएस्ट पेपर था, बड़ा ही लेंथी पेपर है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन समझने के बाद उसको सॉल्व करना है या फिर जो हम लोग कहते हैं कि एनालिसिस करके उसको कंप्रेहेंड करना है पेपर को, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा ही लेंथी पेपर हम लोग देख सकते हैं। और एक मेजर चेंज जो इसमें देख रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये टोटली अलग है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें एक नया पैटर्न फॉलो होते हुए दिख रहा है, जिसमें आपको इन्फरेंसेस टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं, करेक्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चंस है जो हम लोग दिखा देंगे आपको कि एग्जैक्टली पेपर कैसे था। उसके अलावा कंटेंट बहुत सारे अलग अलग पूछे गए, जैसे कि कन्वेंशनल जो हमें सिलेबस दिया गया है प्रीलिम में, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंटेंट है लाइक इथिक्स, लाइक गवर्नेंस, जो मेंस का सेक्शन हुआ करता था वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं प्रीलिम में, केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये टोटली सरप्राइज था बच्चों के लिए, करेक्ट। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि क्या सिमिलरिटी, मतलब प्रीवियस जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे उसी लाइन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे गए क्या, या फिर बच्चों के लिए कितना ये पेपर आसान रहा है। तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये पेपर सेट का पहला ही, पेपर सेट ए का पहला ही प्रश्न था जो हिस्ट्री का प्रश्न है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्नाटिक म्यूजिक रागास इज सिमिलर टू द राग बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। अभी देखिए कि इसके पहले में हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक इनमें क्या सिमिलरिटी है या फिर उसमें क्या डिफरेंसेस है, करेक्ट। ऐसे टाइप का हम लोग स्टडी करते थे। बट इस बार क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आगे जाते हुए डेप्थ में पूछा गया है। उन्होंने पूछा है कि कार्नेटिक म्यूजिक का कौन सा ऐसा राग है जो सिमिलर है राग बिलावल इन हिंदुस्तानी कार्नेटिक म्यूजिक। तो इन डेप्थ नॉलेज आपको होना जरूरी रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री का वैसे भी देखा जाए तो जो डेप्थ है वो बढ़ते चल रहा था। तो इस बार अभी आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन में डेप्थ आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है जहां पे पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इंडिया। प्लेस वैल्यू सिस्टम जो ही हम लोग कहते हैं यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, ठीक है, 100 प्लेस, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन इतना डेप्थ में है कि इनके बारे में शायद ही किसी बच्चों को नॉलेज होगा, करेक्ट। बहुत कम ऐसे बच्चे रहेंगे जिनको इनके बारे में नॉलेज है, क्योंकि इनमें स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उनके बारे में शायद ही किसी बच्चों को नॉलेज है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेप्थ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो कुछ डेप्थ है, ये हिस्ट्री के पेपर में बढ़ते हुए दिख रही है। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी कहा था आपको, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें लेंथ बड़ी बढ़ चुकी है। लेंथ इन द सेंस क्या है कि क्वेश्चन का नेचर जो है वो चेंज करा है यूपीएससी ने, और ये सबसे सरप्राइजिंग था। जहां पे देखिए कि हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसमें स्टेटमेंट भी दी गई, और यूजुअली क्या होता था, स्टेटमेंट के बाद डायरेक्ट हमें सिलेक्ट मतलब जो भी करेक्ट आंसर है या फिर गलत आंसर है उनमें से एक करेक्ट ऐसा हमारा ऑप्शन टिक करना पड़ता था या फिर चूज करना पड़ता था। बट इस बार हमें स्टेटमेंट तो दिए गए, बट उसके साथ साथ कुछ इन्फरेंसेस पॉइंट दिए गए, जैसे कि स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज अ लेबरस एक्टिविटी डन एट होम। तो मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 उसमें उनका इन्फरेंस लेते हुए फिर आपको ऑप्शन टिक करना है। तो इतने लेंथी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, हर सब्जेक्ट में दिख रहे हैं, करेक्ट। सिर्फ हिस्ट्री में ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट में आपको दिख रहे हैं। इसी की वजह से बच्चों का जो टाइम मैनेजमेंट है थोड़ा लड़खड़ाया गया होगा, उनको इश्यू गए होंगे टाइम मैनेजमेंट में। उसके अलावा हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बेसिक जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे उसके रिलेटेड ही है, जैसे कि ये रिवर्स है, उनके जो कुछ एंशिएंट नेम्स थे उनके बारे में क्वेश्चन है। ये बड़ा ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है या फिर बच्चों के लिए बड़ा आसान गया होगा। उसके अलावा जो बुद्धिस्ट एक मतलब बुद्धा के लाइफ के ऊपर उनका जब लाइफ रहा और डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स रहे तो उनके बारे में एक क्वेश्चन था। तो ये बड़ी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, तो शायद ऐसे क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे। बट उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, करेक्ट। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि एनवायरमेंट के बारे में, तो एज यूजुअल एनवायरमेंट में जो कुछ समिट होती है, कोई नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको उसी रिलेटेड दिख रहा है। बट अगेन जैसे मैंने कहा था उसके पहले कि क्वेश्चन का लेंथ बढ़ रहा है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें सेम दिख रहा है। देखो स्टेटमेंट दिए गए और इन्फरेंसेस के लिए और कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए, उसके बाद हमें ऑप्शन से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी सब्जेक्ट में आपको ये नया वाला पैटर्न जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है। उसके अलावा कुछ बेसिक ऐसे एनवायरमेंट में जो एज यूजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पेसीज के ऊपर, जैसे कि वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स, तो बेसिकली ये न्यूज में था, ये दिसंबर 2025 की न्यूज थी, तो उसमें आपको इनके कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये प्रेडिक्टेड ऐसा क्वेश्चन है स्पेसीज के ऊपर। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेके रहो नेशनल पार्क, जब एनवायरमेंट में हमें नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे माधव नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो बेसिकली कहना इतना ही है कि एनवायरमेंट में जो प्रेडिक्टेड लाइट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए, बट करंट में जो न्यूज है उसको एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन बने हैं, तो वो आपको समझना जरूरी था। उसके अलावा ज्योग्राफी का आप लोग देखते तो बड़ा ही स्टैटिक ऐसा ज्योग्राफी पूछा गया है। तो पूरे सब्जेक्ट्स में अगर मैं देखता हूं, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हमें पूछे गए अभी इस पेपर में, उसमें ज्योग्राफी सबसे इजीएस्ट रहा है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि वो जो प्रिडिक्टेड ऐसा हमारा एक सिलेबस है उसी के ऊपर आया है। करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, रिवर सिस्टम के ऊपर है, एज यूजुअल रिवर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, जैसे कि उत्तर प्रदेश शेयर्स द बाउंड्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स, तो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर ये क्वेश्चन है। फिजिकल इन द सेंस इंडियन ज्योग्राफी है, बट जो फिजिकल एस्पेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी के, तो वहां पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा आगे अगर बढ़ते हैं तो हाँ यस दैट इज इन न्यूज, करेक्ट, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हमने देखा कि ईरान इजराइल वॉर में सबसे ज्यादा न्यूज में था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो न्यूज में थे, बट उनका जो बेसिक ज्योग्राफी है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, न्यूज में था, बट जो बेसिक क्लाइमेटिक उसका जो कुछ एक फीचर्स है उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यस जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस बार हमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे कि जो जनरल क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें भी आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि लेक तुर्काना, करेक्ट। उसके अलावा टुंगुरुआ वोल्केनो, करेक्ट, ये न्यूज में था, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। करेक्ट। तो ये ओवरऑल एक 3 सब्जेक्ट का एनालिसिस मैंने आपको बताया है। एक तो हिस्ट्री है, उसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए 20 क्वेश्चन। एक एनालिसिस में आपको बताना भूल गया था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के जो सरप्राइजिंग है, और बाकियों का अगर मुझे बताना है आपको तो एक एनालिसिस में बता देता हूं शॉर्ट में फटाफट। तो ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन है, एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर के अंडर 9-10 क्वेश्चन पूछे गए, साइंस के 10 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए, पॉलिटी के 6 क्वेश्चन पूछे गए। करेक्ट, पॉलिटी का वेटेज सरप्राइजिंगली डाउन हो चुका है। इकोनॉमिक्स के अगेन 10 क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने कहा कि इसमें इथिक्स के केस स्टडी या फिर गवर्नेंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जो सब नया एक एडिशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। उसमें 3 ऐसे केस स्टडी देखने के लिए मिले थे जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। करेक्ट। तो आई होप कि मैंने जो 3 सब्जेक्ट है उनके बारे में आपको क्लैरिटी दी होगी, तो आई गेस आप आगे समझ पाओगे। ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू। देखिए यहाँ पे जैसे सर ने आपको बताया कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पैटर्न जो है वो पैटर्न थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं कि एक शिफ्ट किया है यूपीएससी ने, और इस बार जो भी जीएस के सवाल आपको ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं वो थोड़ा अलग तरीके से वहां पे दिए गए हैं, और स्पेसिफिकली करंट अफेयर पे फोकस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टैटिक और डायनामिक, मतलब जो भी स्टैटिक चीजें हैं वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स को इन्होंने डायनामिक के साथ जोड़ के, मतलब करंट के साथ जोड़ के सवाल यहाँ पे ज्यादातर पूछे। देखिए जैसा यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो प्रेडिक्टेबल सवाल यहाँ पे उन्होंने पूछे, मतलब इतने भी टफ हम लोग नहीं कह सकते। जैसे अभी देखिए जेनेटिक मेडिसिन के रिलेटेड ये स्पेसिफिक ये सवाल पूछा गया है। दूसरा अगर देखा जाए तो अभी ये जो वॉर चल रहा था, तो इस वॉर में जो जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है उसके रिलेटेड भी सवाल पूछे गए, जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, ईरान यूएस इजराइल का जो वॉर चल रहा था तो उसमें आपको पता है B2 बॉम्बर आया था। अब ये B2 बॉम्बर आया था तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि आपको पता होना चाहिए कि B2 बॉम्बर ऐसा एक फाइटर जेट है कि भाई जो डिटेक्ट नहीं होता है, दैट टू बिकॉज ऑफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो ये जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी रिलेटेड सवाल है ये अगेन प्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे देखिए अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में जो LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, तो ये भी जनरली चर्चा में था, तो प्रेडिक्टेबल सवाल है अगेन। इसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ब्लैक बॉक्सेस। तो आपको पता है कि अभी रिसेंटली इन द लास्ट ईयर
ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अजीत पवार जी था, उनका एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ, फिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ, मतलब और फाइटर जेट्स भी कुछ क्रैश हुए। तो उसमें स्पेसिफिक ब्लैक बॉक्स का जो महत्व क्या होता है क्या नहीं होता है उसके रिलेटेड ये सवाल है। मतलब अगेन कि ये जो टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पूछा गया है ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद जो स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं, अगेन ये स्पेसिफिक जो सवाल है, टेक्नोलॉजी है, ये वॉर में यूज होती है, तो ऐसे कंडीशन में इसके बारे में जानकारी रखना आवश्यक था। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी हमने देखी, कौन सी स्वॉर्म ड्रोन रहने दो, ब्लैक बॉक्स रहने दो, या फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रहने दो, दोस्तों ये अभी जो ट्रेडिशनल आपकी पढ़ाई की तरीका था कि नोट्स मिलते थे या फिर मैगजीन्स मिलते थे और उससे रटना था, ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अभी आपको स्टैटिक के साथ में और जो भी नोट्स आप पढ़ते हैं उसके साथ में आपको जनरल नॉलेज भी रखना बहुत आवश्यक है अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम निकालना है तो। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंस में सवाल, जैसा ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, पिछले 3-4 साल में चर्चा में है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि भाई ये जो टेक्नोलॉजीज है ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगेन प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए दोस्तों कि जो अभी सर ने आपको बताया कि इस स्पेसिफिक यूपीएससी के जीएस पेपर में हमको क्या देखने को मिला है कि जो इथिक्स का सवाल है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इथिक्स, गवर्नेंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इस टॉपिक पर भी ये स्पेसिफिक जो सवाल है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में देखिए इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशंस, मतलब ये सारी चीजें प्रॉपर एक केस स्टडी यहाँ पे दी गई है और उसके आधार पर आपको पूछा गया कि बताइए ऑप्शन क्या है। अब देखिए जनरली ओवरऑल अगर जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं यूपीएससी जीएस के पेपर में, तो ऑलमोस्ट एक सवाल को एवरेजली आपको 1.2 मिनट्स मिलता है। बट यहाँ पे अगर ऐसे सवाल अगर आ रहे हैं, और जैसे इसके पहले भी सर ने आपको बताया कि भाई क्वेश्चन आंसर ये स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट के सब स्टेटमेंट्स है और उसके बाद ऑप्शंस है, मतलब क्या कि आपको 3 स्टेज से गुजरना है तब जाके आपको आंसर मिल रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट सॉल्व करने को हम लोग बोल सकते हैं 2 से 3 मिनट का समय तो लगता ही लगता है। मतलब जो 3 राउंड का ये होता है, अपना ट्रिक होता है, वो 3 राउंड में पेपर सॉल्व करने का जो स्किल है वो स्पेसिफिक अभी क्या है ऐसे पेपर को अप्लाई नहीं होता है। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग कह सकते हैं कि ऑलरेडी यूपीएससी का जो जीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें तो कहां पे गवर्नेंस भी नहीं लिखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं लिखा है और इथिक्स भी नहीं लिखा है। मतलब ऐसे टॉपिक जो है एक प्रकार से आउट ऑफ द सिलेबस का ये टॉपिक हम लोग इसको कह सकते हैं। इसके बाद अगेन देखिए सवाल जो है इन्फरेंस बेस्ड सवाल यहाँ पे पूछे गए, आपको प्रॉपर्ली सिचुएशन दिया गया है और सिचुएशन के आधार पे आपको ऑप्शंस दिए और उसमें से फिर आपको चुनना है कि कौन से ऑप्शंस वहां पे होने चाहिए और नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे सवाल को पढ़ने के लिए ही ऑलमोस्ट 1 मिनट लग जाता है, समझने को 1 मिनट और सॉल्व करने को कम से कम 30 सेकंड। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे सवाल को सॉल्व करने को हमको 1.5 से 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट का समय यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद अगेन जो क्वालिटी के भी सवाल, जैसे इस बार क्वालिटी के सवाल बहुत कम पूछे गए हैं, लगभग 6 से 7 पूछे गए जैसे सर ने आपको बताया। बट यहाँ पे अगेन पॉलिटी में भी कुछ 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं दैट आर ट्रिकी। मतलब आपको अगर उसका आंसर फाइंड आउट करना है तो आपको पहले केस स्टडी दी गई है और उसके बेसिस पे आपको वहां पे आंसर ढूंढना है। उसके बाद अगेन कुछ क्वेश्चन जनरलाइज है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के मामले में जो भी सवाल पूछे अगेन दोस क्वेश्चंस आर जनरलाइज, ठीक है। उसी तरीके से जो यहाँ पे जीरो एफआईआर के बारे में यहाँ पे सवाल है, अगेन सिंपल सवाल है बट आपको पता होना चाहिए, आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। अगेन गवर्नेंस से जुड़ा हुआ ये स्पेसिफिक सवाल हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद आईआर के रिलेटेड अगर बात करें दोस्तों तो कम से कम 5 से 6 सवाल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आईआर के यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप देखिए इंडिया और आसियान मेंबर कंट्रीज में कौन से प्रोजेक्ट्स है, ये सिंपल सा सवाल यहाँ पे पूछा गया। अगेन आपको थोड़ा भी अगर पिछले 2-3 साल का जनरल नॉलेज पता होगा या फिर करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी से इस सवाल का आंसर वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि इंडिया के जो भी प्रोजेक्ट्स अलग अलग देशों में चल रहे हैं इसके रिलेटेड ये मैच द पेयर्स का सवाल पूछा गया। अगेन वेरी सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल सवाल। देखिए आपको थोड़ा तो भी नॉलेज होना आवश्यक है और ऐसे सवालों में मैं कह सकता हूं कि एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है। तो ऐसे बहुत चुनिंदा सवाल है कि जहां पे एलिमिनेशन टेक्निक काम करी है। और मैं बार बार बता रहा हूं ये जो पेपर है बेटा ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन द डिकेड, पिछले 10 साल का सबसे टफेस्ट पेपर मैंने मेरे लाइफ में देखा है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे इजी सवाल जब आते हैं तो इजी सवाल आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करने चाहिए। और स्पेसिफिकली ये आगे 2027-2028 में जो भी बच्चे प्रीलिम्स की परीक्षा देना चाहते हैं उन्होंने अभी इस तरीके से पढ़ाई करनी है। यहाँ पे देखो फिर पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डिफेंस हार्डवेयर आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मतलब भारत में उत्पादन किसका होता है, तो सुखोई 30M के जनरलाइज है, सबको पता है। उसके बाद T90M के 3 टाइम, ये दोनों का प्रोडक्शन होता है, अकुला क्लास सबमरीन का नहीं होता। ये तीनों भी टेक्नोलॉजी जो है रशिया ने हमको दी है, 2 का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, 1 का नहीं हो रहा है। मतलब अगेन आई विल से कि कुछ सवाल जो थे वो सवाल प्रेडिक्टेबल थे बट उसमें भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज अगर है तो ही आप सॉल्व कर सकते थे। आप यहाँ पे तुक्का मारने का ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते थे ऐसे पेपर में। उसके बाद देखिए इस पेपर में बहुत फैक्चुअल सवाल भी पूछे गए, मतलब एनालिटिकल, मेजरली जो एनालिटिकल सवाल है तो एकदम एक्सट्रीम एनालिटिकल पूछे गए और फैक्चुअल में तो एक्सट्रीम फैक्चुअल पूछा गया। जैसे वन ऑफ द क्वेश्चन देखो कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया कि कौन से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2 बार
नोबेल पीस प्राइज जीता है। मतलब अभी ऐसे सवाल अगर आएंगे तो आपको एक्चुअल नॉलेज वहां पे पढ़ना पड़ेगा। इवन कुछ कुछ तो सवाल बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके भी है, जैसा बीमस्टेक समिट पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था बिकॉज ये चर्चा में था, बट अगेन सवाल कैसा पूछा है कि उसके अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफिस कहाँ पे ये पूछा गया। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, अगर मैं यहाँ पे अगर एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाना चाहूँ तो भी कंफ्यूजिंग है, बिकॉज वहां पे कुछ ऑप्शन ही उन्होंने इस प्रकार से दिए कि वो एलिमिनेशन टेक्निक भी ऐसे सवाल, ऐसे स्पेसिफिक सवाल में नहीं लगती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगेन कि यहाँ पे नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया है। आपको उस व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन दिया है और नाम दिए गए कि भाई इनमें से किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जर्मनी के चांसलर इंडिया के विजिट पे आए थे। अब ये जो इंडिया के विजिट पे आए थे तो ऐसे कंडीशन में उनके साथ क्या क्या मेमोरेंडम साइन हुए ये भी अभी हमको देखना है। अभी तक जैसा अमेरिका हो, जापान हो, ऐसे बड़े बड़े जब देश आते हैं तो इनके बारे में जनरली पूछा जाता था, बट इतने डेप्थ में जाके अभी तक सवाल नहीं पूछा है। बट यहाँ पे प्रॉपरली कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्या हुआ है, ये सारी चीजें, मतलब कोई भी फॉरेन डिग्निटरी अगर इंडिया में विजिट करता है या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर फॉरेन में जाता है तो वहां पे कौन से एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो जो मेजर एग्रीमेंट्स है उनके बारे में तो भी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा पूछे गए और ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में भी सवाल आया, तो ये पहली बार मैंने देखा है पिछले 5 साल में ऐसा सवाल। और इवन मूवी के ऊपर भी सवाल पूछा है पिछले 10 साल में, अभी तक एक बार भी यूपीएससी ने मूवी के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सवाल नहीं पूछा, बट ये स्पेसिफिक जो सवाल है ये मूवी के ऊपर पूछा गया कि कौन सा अवार्ड मिला, डायरेक्टर कौन थे और उसमें स्पेसिफिक क्या थीम है उस मूवी की, ये सारे सवाल। उसके बाद अब देखिए इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो सर ने बताया कि लगभग 9 से 10 सवाल इकोनॉमिक्स के ऊपर पूछे गए और कुछ कुछ सवाल एकदम सिंपल है, जैसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो एविएशन हल इंश्योरेंस है, मतलब इंश्योरेंस के बारे में, एविएशन सेक्टर में जो इंश्योरेंस होता है उसके बारे में आपको 2 ऑप्शंस दिए, आपको पूछा गया। अगेन प्रेडिक्टेबल क्यों था, बिकॉज अहमदाबाद का जो विमान दुर्घटना हुई थी तो उसमें स्पेसिफिकली उसके रिलेटेड इंश्योरेंस की बात आई थी। इवन अभी रिसेंटली भी जो अजित पवार का विमान जो एयरप्लेन का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके भी रिलेटेड ये न्यूज वहां पे आई थी, मतलब ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर बात करें दोस्तों, ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल के बारे में पूछा है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगेन इसके लिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, आपको किताबी नॉलेज आवश्यक नहीं, आपको जनरलाइज नॉलेज आवश्यक है। और आपको अभी आपके किताबों से बाहर भी जो दुनिया है उसके बारे में भी आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी जाके आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। उसके बाद देखिए अगेन इकोनॉमिक्स का एकदम सिंपल क्वेश्चन, बॉन्ड के बारे में पूछा है कि भाई कौन सा बॉन्ड ये स्पेसिफिकली यूज्ड ओनली इन फाइनेंस और रिफाइनेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रोजेक्ट, मतलब कौन से बॉन्ड से पैसा एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंसर सी, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड हम लोग कह सकते हैं, मतलब एकदम सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट लीजिए क्राउड फंडिंग के बारे में स्पेसिफिकली ये सवाल पूछा गया, क्राउड फंडिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, 2 स्टेटमेंट दिए। अगेन दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन बेटा, अगर आप लॉजिक लगाते हो और थोड़ा भी अगर आपके पास 5-10% का नॉलेज है इसके बारे में तो भी आप इजीली क्या कर सकते हो, तो भी आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन इज अगेन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अगेन ये चर्चा में था। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश किया जाता है और नेशनल लेवल पे नीति आयोग जो है वो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश करता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको 3 ऑप्शन दिए, अगेन प्रेडिक्टेबल, बट हाँ थोड़ा इसमें लॉजिक होना और नॉलेज होना आपके पास में आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो ओवरऑल पेपर था वो ओवरऑल पेपर की जो थीम थी हम लोग कह सकते हैं कि समवट क्वेश्चंस वर एनालिटिकल, बट वो एक्सट्रीम एनालिटिकल थे और बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल थे। और फैक्चुअल में भी हम लोग कह सकते हैं ओवर फैक्चुअल क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो इस पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे देखने को मिलता है दोस्तों। तो इतना ही सर। यस, तो आई होप कि आपको सबको आइडिया आ चुका होगा कि इस साल का हमारा जो कुछ पेपर है, जो यूपीएससी प्रीलिम 2026 का बड़ा ही एक अलग तरीके का पेपर है, उसका एक आपको आइडिया आ चुका होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको बताने की कोशिश की है। बट ओवरऑल मैं अभी एक जानना चाहता हूँ, सर से जानना चाहता हूँ कि अभी इस पेपर को देखते हुए क्या लग रहा है सर आपको कि एक कोई नया ट्रेंड सेट करना चाहता है यूपीएससी, जिसमें एक नया टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर वेटेज जो है कुछ अलग तरीके से? तो मैं ये प्रश्न तो मेरा ये है कि कुछ नया ट्रेंड से सेट करना चाहता है क्या? दूसरा मेरा एक प्रश्न है कि अभी जो स्टूडेंट शायद अभी इस बार की जिन्होंने प्रीलिम दी है और उसके बाद अभी वो पढ़ना मतलब आगे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, करेक्ट, तो उनके लिए क्या आप सजेशन दोगे? और उसके अलावा जो नेक्स्ट फ्रेशर बच्चे आने वाले हैं जो अभी शायद नेक्स्ट 2027 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो उनके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस पेपर को देखते हुए? देखिए स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो एक तो कह सकते हैं कि ट्रेंड सेटर बन सकता है, बिकॉज इसके भी पहले यूपीएससी ने ऐसे कुछ ये बीच बीच में ऐसे पेपर निकाले हैं कि जहां पे उन्होंने ट्रेंड बदल दिया है, बट उसके बाद में दे अगेन केम बैक ऑन द ट्रैक। बट हो सकता है कि शायद से यहाँ से
कि जो पेपर निकालने का तरीका है वो थोड़ा डायनामिक ज्यादा हो सकता है, मतलब करंट बेस्ड सवाल पूछने की ज्यादा वहां पे संभावना हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको अगर पढ़ाई करनी है और अगर आप 2027 2028 को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, तो मेरा यही आपको राय है कि जो स्टैटिक आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको कंसेप्ट समझता है तो ही आपको ऐसे सवाल जो फैक्चुअल सवाल आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और आपको करंट अफेयर सिर्फ मैगजीन से नहीं, तो करंट अफेयर जो भी अभी समाज में जो चल रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज जैसे साइंस के क्वेश्चन हमने देखे इस पेपर में, और जो जनरलाइज क्वेश्चन एक प्रकार से पूछे गए हैं, जहां पे एकदम डिटेल में आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछा है, पर एक जनरल तरीके से आपको पूछा है, तो जनरली इसीलिए इट इज एडवाइजेबल फॉर द न्यू कमर्स कि अगर आप यूपीएससी में आ रहे हो या फिर आप अगले साल का और उसके अगले साल का अटेम्प्ट अगर देने का सोच रहे हो, तो आपको पढ़ाई का जो आपका लेवल है, आपका तरीका है, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और हो सकता है कि जैसे सर ने बोला कि यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। और जैसा इन्होंने इस बार बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल सवाल पूछे, इवन इथिक्स को लेके, इथिक्स के टॉपिक को लेके भी अगर सवाल पूछा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार से ही पैराग्राफ के पैराग्राफ दिए जाएंगे और आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 2027 या फिर 28 का प्लानिंग कर रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट विल बी द की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई ऐसे पेपर में 2 घंटे में 100 सवाल कैसे अटेम्प्ट करें। 100 में से 100 तो नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट 85 to 90 का अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए। इसकी प्लानिंग हमको अभी से करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे प्रकार के पेपर आते हैं तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि जनरली हम लोग 3 राउंड बताते थे, पहले राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, बट इस पेपर को वो 3 राउंड टेक्निक अप्लाई नहीं होती है। तो आपको कुछ तो भी अलग टेक्निक, वो जनरली वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट एज सून एज पॉसिबल। तो ये सब हमको डिस्कस करना पड़ेगा। सो ओवरऑल हमने जैसे देखा कि पेपर क्वाइट टफ था, तो मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है उससे तो कम ही इस बार का कट ऑफ रहेगा। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको शायद डर लगेगा कि अभी मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं। तो वैसे भी यूपीएससी इस बार ऑफिशियल आंसर की देने वाली है, तो आंसर की तो मिल जाएगी आपको। तो आप क्या करिए, सबसे पहले स्कोर निकाल लीजिए, करेक्ट, और एक एवरेज स्कोर जो रहेगा उसके रिलेटेड हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे कि क्या प्रेडिक्टेड कट ऑफ हो सकता है। बट कट ऑफ के नियर बाय भी अगर होंगे, 1 मार्क आगे पीछे भी आप रहोगे, तो भी आप आपकी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि रिजल्ट तो आएगा बाद में, मतलब प्रीलिम का रिजल्ट तो बाद में आएगा, बट तब तक अगर आप जो टाइम है आपका, जो प्रेशियस ऐसा टाइम है, अगर आप वेस्ट कर रहे आते हो, तो आप रेस में पीछे चले जाओगे, करेक्ट। तो आपने बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो मेंस के लिए आपका जो इंपॉर्टेंट ऐसा जो टाइम है, समय है, वो प्रॉपर्ली एंगेज करना है। जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसको प्रॉपर्ली पढ़ना है। इथिक्स पढ़िए, क्योंकि मेंस के लिए इथिक्स बड़ा ही गेम चेंजर होता है, करेक्ट। उसके अलावा एसे राइटिंग की प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी रहेगा। तो ये सब कुछ चीजें आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई पेपर टफ आ गया तो अभी मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं। ऐसे करोगे तो शायद आपका मेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि इस बार जो पेपर है वो सबके लिए टफ है। ऐसा भी नहीं कि जो पुराने स्टूडेंट है वो शायद ये प्रीलिम पास हो जाए, ऐसा नहीं होगा, करेक्ट। ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो इस बार सबको फेयर गेम है, फेयर प्ले हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट शायद मेंस के लिए रहेंगे, उन्होंने अगर मान के चलिए कि अच्छा खासा स्टडी किया, जो भी आपका मेंस के लिए टाइम अवेलेबल है, तो वो स्टूडेंट शायद रैंक भी उनको मिल सकता है, वो लिस्ट में हो सकते हैं, करेक्ट। तो आप रुको मत, आपको पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, ठीक है। इतना ही मैं बताना चाहूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर के रिलेटेड या फिर कुछ डाउट है, तो आपको कैसा लगा ये पेपर, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जैसे सर ने बताया कि यूपीएससी ऑफिशियली तो आंसर की कॉपी पब्लिश करने वाली है, बट हम भी लोग कल से जो डिस्कशन वाले वीडियो की प्रॉपर एलैबोरेशन की, उस स्पेसिफिक सवाल का आंसर वो ही क्यों है, ये सारी चीजें हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।